त्रिमर्मे तृतीय अध्याय, है ना। क्या कह रहे हैं इसमें? सप्तोत्तरम मरम शतम, 107 मर्म होते हैं। तो याद रखना, आयुर्वेद में जितने भी आचार्य आए सभी ने 107 मर्म बताए। ठीक है, जितने भी आए सभी ने मर्म की संख्या 107 ही बताई है। सप्तोत्तरम मरम शतम शरीरे, बाकी शरीर में कितने मर्म है? 107। तेषाम अन्यतम पीड़ायाम समाधि का पीड़ा भवती चेतना निबंध विशेषात। यहाँ पर ये जो मर्म स्थान है, वो कह रहे हैं यहाँ पर चेतना धातु विशेष रूप से रहती है। सबसे ये देखो, हृदय बस्ती शिरांसी तत् मूलत्वा शरीर से। हृदय बस्ती और शिर, हृदय बस्ती सिर, इन तीनों को प्रधान मर्म बोला गया और इन तीनों को ही मूल बोला गया। ठीक है, तत् मूल वत शरीर से, और ये शरीर के क्या है? मूल है। क्या? हृदय बस्ती और सिर। उसके बाद देखिए, अब हृदय के बारे में, बस्ती के बारे में, सिर के बारे में कुछ बोलेंगे। ततर हृदय दशित वन्य प्राण अपान मन बुद्धि चेतना महाभूतानि च नाभ्याम आरा इव प्रतिष्ठानी। वो कह रही हैं कि हृदय में क्या क्या रहता है? ततर हृदय दश धमनियां, हृदय में 10 धमनियां रहती हैं। प्राण अपान, ठीक है, प्राण अपान मन बुद्धि, ठीक है, बुद्धि का स्थान हृदय, मन का स्थान हृदय। चेतना, चेतना का स्थान हृदय। महाभूत, और तो और महाभूत भी इसमें विराजमान रहते हैं। नाभ्याम आरा इ प्रतिष्ठितानि। नाभि किसको बोला जाता है? नाभि बोला जाता है जो टायर होता है, जो टायर का सेंट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, जो टायर होता है, टायर का सेंट्रल एक्सिस होता है और उसके आसपास से स्पोक्स निकले होते हैं। उसी प्रकार हृदय के बारे में बोल रहे हैं। हृदय है और हृदय से क्या है? जिस प्रकार हृदय है और उसके सारे शरीर में क्या निकले हुए हैं, जैसे धमनियां निकली हुई हैं, तो हृदय को ये सेंट्रल एक्सिस बोल के, जिस प्रकार से नाभि से आरा निकला हुआ है, वैसे ही हृदय के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, जो हृदय में कुछ धमनियां लगी हुई हैं, जिस प्रकार नाभि के आसपास स्पोक्स होते हैं। नाभि मतलब जो टायर का सेंट्रल पॉइंट होता है, एक्सिस होता है ना। टायर होता है, टायर के आसपास स्पोक्स होते हैं। तो वैसे हृदय है, हृदय के आसपास क्या है? धमनियां है। ये इतना सा हृदय के लिए है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, नाभ्याम आरा इव प्रतिष्ठितानि किसके लिए है? हृदय के लिए, बस्ती के लिए, सिर के लिए। नेक्स्ट देखो, शिरसी इंद्रियाणी इंद्रिय प्राण वहानी। अब सिर के लिए बता रहे हैं। जो सिर है, सिर में इंद्रियां रहती हैं, इंद्रिय प्राण वहानी, और तो और प्राण भी वहन करते हैं। किसमें? सिर में। आप देखो, सारी इंद्रियां सिर में रहती हैं, आंख कान नाक, सब इंद्रियां सिर में रहती हैं। ज्ञान इंद्रियां सिर में सारी रहती हैं। शेष इंद्रियां नहीं, इंद्रिय प्राण वहां नीचे श्रोता थी। सूर्यम इव गवस्तव्य संश्रितानि। ठीक है, सूर्य इव गवस्तव्य संश्रितानि। गवस्तव्य बोला जाता है किरणों को। जिस प्रकार सूर्य से सूर्य की किरणें निकलती हैं, ठीक है, उसी प्रकार सिर से क्या रहता है? उसी प्रकार सिर से सारी इंद्रियां सिर के साथ रहती हैं। ये कोटेशन याद रखना किस चीज के लिए है? सूर्य में वस्तव्य संश्रितानी और सिर। नेक्स्ट देखो, बस्ती के लिए। बस्ती अस्तु स्थूल गुद मुष्क सेवनी शुक्र मूत्रवाहिनी नाड़ी नाम मध्य। बस्ती के लिए क्या कह रहे हैं वो? जो बस्ती हमारी, स्थूल गुद मुष्क सेवनी शुक्रवाहिनी नाड़ी नाम मध्य, मतलब कि इन सब के सेंटर में रहती है। कौन? बस्ती। मूत्र आधारो अम्बुवहनाम सर्वस्रोतसाम उदती इव अपगानाम। उदती इज द सोने ओ समुद्र। उदती बोला जाता है समुद्र को, उदती बोला जाता है समुद्र को। मूत्र आधारो अम्बुवहना, वो कह रहे हैं जितने भी अम्बुवहना, ठीक है, अम्बुवय स्रोत है जिनमें पानी बहता है, वो सारे बाद लास्ट में क्या करते हैं? वो सारे बाद में जाके बस्ती में मिलेंगे। ठीक है ना, मूत्र आधार है, मूत्र का आधार है कौन? बस्ती। जितने भी अम्बुवय स्रोत हैं, सर्व स्रोतसाम, ठीक है, उदती परिवहनाम, जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां लास्ट में आके समंदर में मिलती हैं, उसी प्रकार
इसमें भी लास्ट में जाके क्या होता है, इस ऐसे ही मूत्र का निर्माण होता है। तो ये याद रखना कोटेशन तीनों ही, नाभ्य आराई प्रतिष्ठितानि, सूर्यम युग स्तंभे संचितानि, मूत्र आधार अंबुवहनाम, सर्वस्रोतसाम उददी परिवहनाम। नेक्स्ट देखो, बहुवी तत्मूल संज्ञा स्रोतो अभिगमनम इव दिनकर क्रैर व्यापदम इदम शरीरम। ठीक है, दिनकर क्रैर व्यापदम इदम शरीरम। वो कह रहे हैं यहाँ पे कि इन तीन में कोई भी व्याधि होने से शरीर में व्यापद उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दिनकर क्रैर व्यापदम इदम शरीरम, दिस टर्मिनोलॉजी फॉर तीनों के लिए। ठीक है, हृदय बस्ती शिर त्रिमणों के लिए बोल रहे हैं ये। नेक्स्ट देखो, तत्र हृदय अभिहते। हृदय अभिहत, हृदय प्रदेश पर चोट लगने से क्या होगा? ठीक है, काश, श्वास बलक्षय, कंठ शोष, कलोम कर्षण, जीवा निर्गमन, मतलब जीवा का बाहर तक निकल जाना। ठीक है ना, मुख तालु शोष, अपस्मार, उन्माद, प्रलाप, चित्तनाश आदि। भाई चित्तनाश, क्योंकि उन्होंने अभी बताया चेतना का स्थान क्या है, हृदय है, तो चित्तनाश हो रहा है। नोट सो इंपोर्टेंट, पर पता होना चाहिए एक बार। नेक्स्ट देखो, शिरस्य अभिहते, सिर प्रदेश में अभिघात होने पे क्या लक्षण मिलेंगे? मन्यास्तंभ, अर्दित चक्षु विभ्रम, मोह उद्वेष्टन, चेष्टा नाश, काश श्वास, दोनों में ही है काश श्वास। ठीक है, अनुग्रह, मूक, गदगद, मिनमिन, गंड स्पंदन, जिमन, लाला स्राव, स्वर हानि, वदन जिहियात। एंड बस्ती पे आघात होने पर बस्तिदु वात मूत्र वर्च निग्रह, वात मल मूत्र में रुकावट उत्पन्न होना, वात मूत्र वर्च निग्रह, वंशन मेहन बस्ती शूल, कुंडल उदर, उदावर्त, गुल्म, अनिल अष्टीला, उपस्तंभ, नाभि कुक्षी, गुद्ध, श्रोणी ग्रह आदि। नेक्स्ट कह रहे हैं, विशेष तो अंधित आरक्षणानी। ठीक है, कहते हैं मरम प्रदेश में कोई भी आघात होने पर या फिर मरम स्थानों पे स्पेसिफिकली वायु की रक्षा करनी चाहिए। अनिलो ही पित्त कफ समुदीर्णो हेतु प्राण मूलम च। वो कह रहे हैं कि वायु ही है जो पित्त और कफ को बढ़ाने वाला होता है। सरंदर जी ने क्या कहा था? पित्त कंबू कफ पंगु पंगो धातव। ठीक है, बाकी पित्त और कफ खुद से कुछ नहीं करते, वायु ही है, इनको लेके जाएगा, मूवमेंट करेगा। तो वही ये बोल रहे हैं, अनलो ही पित्त कफ सब उदीर्ण हेतु। ये अनि ही है, वायु ही है जो पित्त और कफ को उबारने वाला होता है, इसलिए वायु की स्पेसिफिकली रक्षा करनी चाहिए। प्राण मूलम च। ठीक है, और वायु को क्या कह रहे हैं? वायु ही है जो प्राणों का मूल है। नेक्स्ट देखो, स बस्ती कर्म साधितम, इसलिए मरम प्रदेश पर रोग हो जाए, ठीक है, बस्ती कर्म के द्वारा उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। या फिर यदि वायु का कोई दुष्टि हो जाए, वायु की दुष्टि हो जाए, बस्ती कर्म के द्वारा उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, बस्ती कर्म साधितम। उसका देखो, तस्मात् बस्ती समम किंचित कर्म मरम परिपालन नास्ति, इसलिए मरम परिपालन के लिए बस्ती के समान कोई दूसरा कर्म नहीं है। ठीक है, तत्र षड आस्थापन स्कंद विमान, वो कह रहे हैं फिर इस प्रकार बस्ती के लिए जो विमान स्थान के लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी हमने स्कंद बता दिए हुए हैं, है ना, मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, कौन कौन द्रव्य का निर्माण करना है। नेक्स्ट देखिए, मर्माघात की चिकित्सा क्या करेंगे? शॉर्ट में उन्होंने बता दिया पहले कि वायु की रक्षा करनी चाहिए, है ना, वायु की चिकित्सा के लिए बस्ती के समान कोई दूसरा क्रम नहीं है। तो अब कह रहे हैं मर्माघात की चिकित्सा क्या है। पहले देखो आप, यदि हृदय प्रदेश पर आघात होता है, हृदय भ्रम की कोई रोग है, उसकी चिकित्सा क्या करेंगे? भूयश्च हृदय उपसृष्टे, मतलब यदि हृदय वात पित्त कफ आदि दोषों से दुष्ट हो जाए तो क्या करना है? हिंगू चूर्ण लवण, मतलब कि हिंगू चूर्ण लवण, ठीक है,
हिंगुचूर्ण लवणानाम अन्यतम चूर्ण संयुक्तम मातुलुंगस्य रसेन अन्नेन व अम्लेन हृदयेन व पायेत। मतलब कि हिंगुचूर्ण का, लवण का, मातुलुंग का या फिर अन्य किसी अम्ल रस के द्रव्य का, ठीक है, प्रयोग करेंगे। वाई अम्ल रस, क्योंकि अम्ल रस क्या करता है, वात दोष का अनुलोमन करने वाला है। नेक्स्ट देखो आप, वेरी इंपॉर्टेंट, स्थिरा आदि पंचमूल रस शर्करा। मतलब कि स्थिर आदि पंचमूल कहते हैं लघु पंचमूल को, लघु पंचमूल का प्रयोग करेंगे शर्करा के साथ, ठीक है, लघु पंचमूल का प्रयोग करना है शर्करा के साथ। नेक्स्ट पीने के लिए देंगे। नेक्स्ट बिल्वादि पंचमूल रस सिद्ध जयवागु। बिल्वादि पंचमूल मतलब बृहद पंचमूल से सिद्ध की गई योग का प्रयोग करेंगे, बृहद पंचमूल से सिद्ध की गई योग। नेक्स्ट वन, हृदय रोग विहितम च कर्म। और तो और हृदय रोग की चिकित्सा के लिए जो जो कर्म बताएंगे वो सब करने हैं। नेक्स्ट देखियो, सिर में रोग होने पर क्या करना है, मूर्धनितु। शिरोगत रोगों में क्या करेंगे, मूर्धनितु। ये दोनों याद रखना है इसमें। स्थिर आदि पंचमूल लघु पंचमूल को प्रयोग करना शर्करा के साथ, बिल्वादि पंचमूल से सिद्ध की गई योग का प्रयोग करेंगे। अब क्षीर रोग में क्या करेंगे, मूर्धनितु, वात उपसृष्टे, अभ्यंग स्वेद उपनाह, स्नेह पान। नेक्स्ट इज कर्म और पीड़न, मतलब कि अपीड़ धूमपान का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर बस्ती तो कुंभ स्वेद, बस्ती में उन पर क्या करना है, बस्तिगत रोगों में बस्तो तो कुंभी स्वेद, स्पेसिफिकली बोल रहे हैं 13 प्रकार के स्वेदों में से कुंभी स्वेद के बारे में। क्वेश्चन भी आया था बस्ती के लिए कौन से स्वेद, बस्ती तो कुंभी स्वेद, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गौमूत्र सिद्ध निरूबस्ती, बिल्वादि सुरा सिद्ध, शर्करा इक्षु दर्भ गोक्षु, जैसे तीर्ण पंचमूल, ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे। तो उसके नीचे दो याद रखना है इसमें, पीत दारू सिद्ध तैरेन अनुवासन वस्ती, ठीक है, पीत दारू से सिद्ध की गई अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे। तिलवक च सर्फी विरेकार्थम, तिलवक सर्फी का प्रयोग करेंगे विरेचन कर्म के लिए, किसमें, बस्तिगत रोगों में लिए। शतावरी गोक्षुर आदि का प्रयोग करेंगे। इतना सा याद रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हृदय मूर्धनि बस्तचो नरणाम प्राणाम प्रतिष्ठिता। हृदय प्रदेश में, शीर प्रदेश में, बस्ती प्रदेश में, इन 3 जगह पर हमारे प्राण रहते हैं। तस्मात एशाम सदा यतनम कुर्वीत परिपालित, इसलिए यतन पूर्वक उनकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद अपतंत्र के बारे में बताएंगे। क्रुद्धो स कोपनैर वायु स्थानम ऊर्ध्वम प्रपद्यते। वो कह रहे हैं वायु पर कुपित होकर ऊर्ध्व गमन करती है जब, ठीक है। स्थानम ऊर्ध्वम प्रपद्यते का मतलब है कि वात का सामान्य स्थान क्या है, वायु का स्थान है पक्वाश्य, है ना, पक्वादान विशेषतः। तो जब वायु अपने स्थान से ऊर्ध्व गमन करेगी, वो पक्वाशय से निकलती ऊर्ध्व गमन करती, तो क्या करेगी, पीड़ित हृदय गत्वा शीर शंखो, जो पीड़न हृदय प्रदेश में, शीर प्रदेश में, शंख प्रदेश में पीड़न उत्पन्न करेगी। शीर प्रदेश में, शंख प्रदेश में पीड़न उत्पन्न करती क्या करती है, धनुर्वत नमेद गात्राणाम, धनुष के समान शरीर को झुका देगी। धनुर्वत नमेद गात्राणाम, अक्षी मोहित था, ठीक है। और अक्षी मोहित का क्या मतलब है कि मोह उत्पन्न करती है, बेहोश उत्पन्न, बार बार चक्कर आएंगे, बेहोशी उत्पन्न होगी। धनुर्वत नमेत गात्राणाम अक्षी अपि मोहित था। याद रखना किसका लक्षण है ये। उसके नीचे देखो, कपोत इव कूजनम, ठीक है, कबूतर के समान पेशेंट कूजन करेगा। कपोत इव कूजनम निसंज्ञक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मिलता है, इसी को अपसंतर बोला जाता है। कास्ट चिकित्सा पढ़ेंगे हम, उसमें आएगा पारावत इव कूजनम। पारावत इव कूजनम ये लक्षण मिलता है शतजकास में। पारावत इव कूजनम ये लक्षण मिलेगा शतजन्यकास में। शतजकास में पारावत इव कूजनम। नेक्स्ट देखो, हृदय मुक्ति नर स्वास्थ्यम यथा मोहम वृत पुणे। फिर कह रहे हैं कि जब होता क्या है कि ये वायु, है ना, जिसने हृदय प्रदेश का, शीर प्रदेश का, शंख प्रदेश का पीड़न किया था, हृदय मुक्ति, जब ये वायु हृदय से मुक्त हो जाती है, मतलब हृदय प्रदेश पर गई थी, वहां से बाहर आ गई, मतलब वहां से वायु का शमन हो गया, हृदय मुक्ति नर स्वास्थ्य, तो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है।
हृदय मुक्ति नर स्वास्थ्य याति मोह मृत पुनः, और फिर से वायु कुपित हो गई, फिर से पेशेंट को मोह उत्पन्न होगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बार बार ऐसा होना, जिस कंडीशन को है अपतानक। वायु नाम दारुणम प्राहुर एके तम अपतानकम, तो दिस इज कॉल्ड अपतानक। अपतानक इसको बोला जाता है बार बार ऐसा होना। ठीक है। हृदय मुक्ति नर स्वास्थ्यम याति मोहम वृत्ते पुण्य, ये कंप्लीट कोटेशन इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर अपतानक। आचार्य सुश्रुत ने अपतानक की डेफिनेशन बोले विमर्श में लिखी होगी, इसी के साथ ही यो पात्यति अंतरा अंतरा। ठीक है। अपतानक आचार्य सुश्रुत ने बड़ा सिंपल वर्ड में बोल दिया, यो पात्यति अंतरा अंतरा, दोनों का मतलब सेम ही आप पढ़ोगे। मतलब क्या है इसका? पात्यति मतलब गिरना, ठीक है, पातन मतलब गिरना। ऐसा हो रहा है पेशेंट बार बार गिर रहा है, मतलब बार बार कॉन्शियसनेस जा रही है आ रही है, इट इज कॉल्ड अपतानक। नीचे देखो सेकंड लास्ट लाइन में, अपतंत्र में वात कफ की प्रधानता रहती है, और यदि सिर्फ वायु की प्रधानता हो तो उसे अपतानक बोला जाएगा। इसी तरह लिखना, अपतंत्र की चिकित्सा के लिए आचार्य भेल ने शूकनाश कृत का प्रयोग किया। शूकनाश, चको बड़ा ऊ क नकवा स स्लेट वाला आएगा यहाँ पे, शूकनाश कृत। आचार्य भेल ने शूकनाश कृत का वर्णन किया अपतंत्र की चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट देखो नंबर 16 में, अब चिकित्सा क्या करेंगे अपतंत्रक में? अपतंत्रक में दोष क्या था? वात कफ, है ना। तो कह रहे हैं श्वसन वात कफाभ्याम उद्धम तस्य विमोक्ष्येत। तो कह रहे हैं वायु और कफ के कारण क्या कर रहे हैं? पेशेंट को सांस रुक रहा है, स्रोतों में अवरोध हो रहा है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करेंगे हम? तीक्ष्ण प्रधमने, प्रधमन नस्य का प्रयोग करना है। कैसा होना चाहिए? तीक्ष्ण होना चाहिए। ठीक है। अपतंत्रक में तीक्ष्ण प्रधमन नस्य का प्रयोग करना है। और अब इसी के साथ लिखना, अपतानक में अपीड नस्य का प्रयोग करेंगे। अपतानक की चिकित्सा में अपीडन नस्य का प्रयोग करना है, अपतंत्रक में प्रधमन नस्य का प्रयोग करेंगे। कैसा प्रधमन नस्य? तीक्ष्ण प्रधमन नस्य। खुद से समझ आना, पेशेंट बेहोश हो रहा है, ठीक है, वात कफ के कारण स्रोतों का अवरोध हो रहा है, वायु रुक रही है, जिस कारण क्या करना पड़ेगा? प्रथम नस्य का प्रयोग करना पड़ेगा, जो भी तीक्ष्ण द्रव्यों के द्वारा। फिर देखो नंबर 19 में, हिंगू अमल वेत शुंठी सस्वर्चल दाडिमम पिबेत वात कफरम च करम हृदय रोग उद्यम। वो कह रहे हैं वात कफ नाशक जितने भी कर्म है वो सब करने हैं, और हृदय रोग नाशक कर्म भी करेंगे। किसकी चिकित्सा में? अपतानक की चिकित्सा में, सॉरी, अपतंत्र की चिकित्सा में। क्या कह रहे हैं? पिबेत वात कफ गनम च करम हृदय रोग उद्यम। जो भी हृदय रोग की चिकित्सा में कर्म बताए उनका, और वात कफ नाशक चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। अपतंत्र में देखो क्या करेंगे? अपतंत्र की चिकित्सा में शोधना नाम बस्त्याम तीक्ष्णम ना हितस्य कृत्सनश। कह रहे हैं अपतंत्रक से पीड़ित रोगी के लिए सेवन करने वाली तीक्ष्ण वस्तुएं किसी भी प्रकार हितकर नहीं है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि अपतंत्रक के पेशेंट को तीक्ष्ण वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। तो कराना क्या है इसमें? आचार्य कह रहे हैं इतना सा सिंगल याद रखना, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है अपतंत्र के लिए। स्वरचल अभ्याव्योश सिद्ध तस्में घृते हितम। स्वरचल आ गया हमारा, स्वरचलवन। अभ्या इज फॉर हरितकी, एंड व्योश मतलब, व्योश कहते हैं त्यूषण को, पिपली शुंठी मरीज, व्योश बोलते हैं पिपली शुंठी मरीज को। ठीक है। स्वरचल अभ्या और व्योश से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग करना है अपतंत्रक में। नेक्स्ट आगे तंद्रा, तंद्रा के बारे, है ना। तंद्रा
जो जो लंच करने के बाद क्लासरूम लगती है, 3 से 4 लेक्चर होता है, उसमें जो होती है उसको बोलते हैं तंद्रा। तो क्या कह रहे हैं उसके लिए, मधुर स्निग्ध गुरु अन्न सेवनात्, मधुर स्निग्ध गुरु आहार का सेवन करना अति मात्रा में, ठीक है। अचिंतनात्, अश्रमात्, बहुत कुछ भी वर्कआउट नहीं करना, किसी चीज के बारे में सोचना नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। ये किसका निदान है, ये निदान है तंत्रा का। वैसे ये सारा पढ़ा दिया हुआ आपको तंत्रा वगैरह, है ना। लिख लेना एक बार फिर से। निद्रा में दोष आता है कफलस्तम, निद्रा में दोष होता है कफोरतम, ठीक है। कफ और तम में यदि वात दोष मिल जाए तो होती है तंद्रा, ठीक है। वात कफलस्तम इज तंद्रा। वात पित्त प्लस रज, दिस इज भ्रम। वात प्लस पित्त प्लस रज, ये होता है भ्रम। वात प्लस पित्त प्लस रज इज भ्रम। उसका तंद्रा के लक्षण क्या होते हैं, तंद्रा के लक्षण है हृदय व्याकुली भाव, वाक चेष्टा, इंद्रिय गौरवम। हृदय व्याकुली भाव, वाक चेष्टा, ना बोलने का मन करता है, इंद्रियों में गौरवता उत्पन्न होती है। मनोबुद्धि अप्रसाद, या मन और बुद्धि में प्रसन्नता नहीं होती। याद रखना ये लक्षण तंद्रा। चिकित्सा क्या करेंगे तंद्रा की हम, कफग्नम तत्र कर्तव्य, कफ नाशक कर्म करने हैं सारे के सारे। शोधन चिकित्सा करेंगे, शमन चिकित्सा करेंगे, व्यायाम करेंगे, रक्त मोक्षण करेंगे, और भोज्यम च कटुतिक्तम, कटुतिक्त भोजन का प्रयोग करना है। आचार्य सुश्रुत ने तंद्रा के लिए क्या कहा था, इंद्रिय संप्राप्ति, इंद्रिया अपने अर्थों को ग्रहण करने में सक्षम नहीं रहती है ना। इतनी नींद में होते हैं हम, क्लासरूम में जो लेक्चर चल रहा होता है हमारे को समझ ही नहीं आता टीचर क्या बोल रहा होता है ना। अब आगे बस्तीगत रोग जो इस चैप्टर में बताएंगे। 13 बस्ती रोगों की गणना करी गई है, कौन कौन से। मूत्रोक्साद, जठर मतलब मूत्र जठर, कृच मतलब मूत्र कृच, उत्संग मतलब मूत्र उत्संग, और संक्षय मतलब मूत्र क्षय। मूत्रोक्साद, जठर, कृच, उत्संग, क्षय, मूत्रतीत, अनिल अष्ठीला। अनिल कहते हैं वायु को, तो क्या बन गया वो, वात अष्ठीला, वात बस्ती, ठीक है। उष्ण मारुतो, वात कुंडलिका, ग्रंथि, विघात एंड बस्ती कुंडलम, त्रयोदश मूत्र से दोष, ये क्या है, 13 मूत्र दोष। श्लोक में क्या लिखा है, बस्ती रोग, ये 13 क्या है, मूत्र दोष, त्रयोदशेत मूत्र दोष। तो इसी को ही बस्ती रोग भी बोला जाता है, इसी को मूत्र दोष भी बोलते हैं। तो याद रखना मूत्र दोष कितने हैं, 313। आचार्य सुश्रुत ने 12 बताए, आचार्य सुश्रुत ने 12 बताए। कौन कौन सा नहीं बताया आचार्य सुश्रुत ने, सुश्रुत संहिता में पढ़ेंगे। आचार्य सुश्रुत ने देखो 4th साइन वर्ष में बस्ती कुंडल और मूत्र का वर्णन नहीं किया, ठीक है। कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा वर्णन किया, कौन सा, मूत्र शुक्र, मूत्र शुक्र का वर्णन किया, ठीक है। बस्ती कुंडल और मूत्र का वर्णन नहीं किया, तो किसका वर्णन किया, एक मूत्र शुक्र का। बहुत आसान है, देखना। फर्स्ट वाली था मूत्र उकसाद, पित्तम कफो द्वा अपि वा वस्तु संहन्यते यदा। वो कह रहे हैं आइदर पित्त या फिर कफ, या फिर दोनों दोष एक साथ मिलकर क्या करते हैं, बस्ती में जाके, ठीक है, जो मूत्र दोष उत्पन्न करेंगे। क्या करेंगे, मारुतेन यदा मूत्रम स रक्तम पीतम गरम सृजेत, सदाहम श्वेतम सांद्रम। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मारुतेन यदा, यदि पित्त मिल जाएगा मूत्र के साथ तो क्या करता है। अब यहाँ पे मारुत की बात कर रहे हैं, मारुत का मतलब है अपान वायु, जो मूत्र को निष्क्रमण करने का काम करती है, बाहर निकालने का काम करेगी। तो होगा क्या, मारुतेन यदा मूत्रम रक्त पित्तम गरम सृजेत, रक्त वर्ण का, पीले रंग का, ठीक है, घन मूत्र आएगा। या फिर सदाहम श्वेत सांद्रम, जल के साथ साथ श्वेत वर्ण का सांद्र मूत्र प्रवर्तन होता है। मूत्र साधम तम विद्यात पित्त श्लेष्म हर्जेत। चिकित्सा क्या करेंगे इसमें, पित्त और कफनाशक चिकित्सा। 1 वर्ड क्वेश्चन है, मूत्र साध की चिकित्सा क्या है, पित्त कफनाशक चिकित्सा।
ठीक है, दोष कौन सा रहता है इसमें? पित्त और कफ। दोष कौन सा रहेगा? पित्त और कफ। इसके साथ कुछ चीजें लिखना। है ना, कुछ चीजें लिखना, वेरी इजी। कि आचार्य कह रहे हैं, नीचे देखो विमर्श में सेकंड लाइन में, माधव निदान बोलते हैं मूत्र सात के लिए रोचन शंख चूर्ण वर्ण। क्या है? मूत्र, यदि मूत्र का कलर ऐसा है, कैसा? रोचन कहते हैं गोरोचन को, शंख रोचन के जैसा, या फिर शंख चूर्ण के जैसा कलर को। ठीक है, रोचन शंख चूर्ण वर्ण, दिस इज फॉर मूत्र सात का वर्ण। रोचन शंख चूर्ण वर्ण। सुश्रुत कह रहे हैं रोचन चूर्ण सन्निवम, रोचन चूर्ण सन्निवम। अब एग्जाम में दिक्कत क्या आती है, एग्जामिनर बताता नहीं है किसके अनुसार पूछ रहा है, वो डायरेक्ट पूछ लेता है रोचन शंख चूर्ण वर्ण। ठीक है, ऐसा मूत्र किस में दिखता है, मूत्र जठर मूत्र सात किस में होता है, तो वो डायरेक्टली पूछेगा, वो ये नहीं बोलेगा कि कौन से चार ने कहा है, किसने कहा है। तो याद रखना, करना। मूत्र सात में फर्स्ट क्वेश्चन चिकित्सा क्या है? पित्त कफ नाशक। दोष कौन सा रहता है? पित्त कफ। ठीक है ना, वर्ण कैसा है इसका? रोचन शंख चूर्ण वर्ण, या फिर रोचन चूर्ण सन्निवम, या फिर चूर्ण वर्ण सन्निवम। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट कंडीशन इज मूत्र जठर। तो नाम से ही इसका लक्षण सारे पता लगेंगे हमारे को। जठर किसको बोलते हैं? जठर कहते हैं किसको? एब्डोमिनल रीजन को, पेट को, है ना। तो मतलब कि मूत्र है वो पेट में है, तो पेट का मतलब यहाँ पे है कि मूत्र बस्ती में ही है। ठीक है, तो बाहर निकला, हुआ क्या? विधारणात, मूत्र का वेग धारण कर लिया। जब यूरिन पास करना था, जब यूरिन का वेग आया था, तब पास नहीं करा, इसको धारण कर लिया, विधारणात। प्रतिहतम, ठीक है, मूत्र को रोक लिया, इसने क्या करा? वात उदावर्तितम यदा। ठीक है, मूत्र को रोक लिया। जब यूरिन आ रखा था, मूत्र का वेग आया था, तब उसको निकाला नहीं। ठीक है, तो वायु ने क्या करा? वायु मूत्र को ऊपर की ओर ले गई। पूरेति उदरम मूत्रम तदा। ठीक है, मूत्र पूरा का पूरा, मतलब कंप्लीट उदर मूत्र से पूर्ण हो गया। अब उधर तो पूर्ण नहीं होगा, ये खुद से समझना है, बस्ती कंप्लीट मूत्र से फिल हो रखी है, जो कि ऊपर तक बस्ती फील हो रही है। ठीक है, हाथ लगाने पर बस्ती फील हो रही है। पूरेति उदरम मूत्रम तथा तद निमित्त रुक, पेन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, रुक मतलब पेन है। लक्षण क्या मिलते हैं? अपक्ति, मूत्र विट संग, खाना खाओ पचता नहीं है। मूत्र विट संग, मूत्र और यूरिन में रुकावट उत्पन्न हो जाना। ठीक है, मूत्र विट संग, मूत्र जठरम वदेत, और इसी कंडीशन को मूत्र जठर बोला जाता है। चिकित्सा करनी है मूत्र विरेचनी तथा चिकित्सा, मूत्र विरेचक चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। और ऐसा होता है, ज्यादा देर तक यूरिन को रोक लिया जाए तो यूरिन पास नहीं होता है। यहाँ इतने पेशेंट आते हैं कि बाद में कैथेटर लगा के यूरिन निकालना पड़ता है। विदारनाथ प्रतिहतम। ठीक है, निदान क्या है मूत्र का? विदारनाथ, मूत्र का वेग रोकना, सिंगल वर्ड निदान। ठीक है, क्या हो रहा है? तत् अनियमित रुक, बिना कारण के बहुत वेदना हो रहा है। लक्षण क्या है? अपक्ति, खाना नहीं पचेगा। विट संग, मूत्र संग, किसी को मूत्र जठर बोलते हैं। चिकित्सा क्या है? मूत्र विरेचनी चिकित्सा, वन वर्ड की चिकित्सा है मूत्र विरेचनी। उसके बाद देखिए, यहीं पर द्वितर, हिंगू द्वितर चूर्ण का वर्णन कर रहे हैं। हिंगू द्वितर चूर्ण, तो उसके लिए कह रहे हैं हिंगू द्वितर चूर्णम त्रिमर्मी प्रकेतम। त्रिमर्मी में चिकित्सा स्थान में भी एक चैप्टर आएगा, चिकित्सा स्थान 30, वो कह रहे हैं वहां पे ऑलरेडी हिंगू द्वितर चूर्ण का वर्णन किया है, उसी का प्रयोग करना है इसमें। हन्याद मूत्र उदर अनाह आत्मान गुद मेड्रियो। क्या है? मूत्र जठर में, अनाह में, आत्मान में, उन सब का इसका प्रयोग करना है।
द्वितर हिंगु चूर्ण में पड़ता क्या है, इसके इंग्रेडिएंट याद रखना, लिखो। हिव चीकू सभी, हिंगु वचा चित्र कुष्ठ स्वर्चिका विडंग। हिंगु वचा चित्र कुष्ठ स्वर्चिका विडंग। व्हाई इट इज कोल्ड एज द्वितर हिंगु चूर्ण? हिंगु इसमें एक पार्ट पड़ेगा, वचा दो पार्ट, वचा का डबल चार पार्ट, सॉरी वचा दो पार्ट, चित्रक तीन पार्ट, कुष्ठ चार पार्ट, ठीक है ना, 5 6, यही 6 द्रव्य पड़ेंगे इसमें। हिंगु द्वितर चूर्ण में 6 द्रव्य पड़ते हैं, लिखना। हिंगु वचा चित्र कुष्ठ स्वर्चिका एंड विडंग। ठीक है, तो इसको हिंगु चूर्ण क्यों बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, 6 द्रव्य हैं, हिंगु एक पार्ट पड़ेगा, हिंगु का डबल वचा दो पार्ट, ठीक है। फिर आ गया चित्रक, चित्रक 4 पार्ट, 4 का डबल 8 पार्ट कुष्ठ पड़ेगा, 16 भाग स्वर्जिका लवण पड़ेगा, और 32 पार्ट्स विडंग पड़ेगा, ठीक है। इसमें श्लोक स्टार्टिंग में दिया हुआ चैप्टर 26 में 20 नंबर श्लोक होता है ये, तो उसको याद रखना, गलत मत करना, डबल 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 होते रहेंगे सारे द्रव्य। हिंगु वचा चित्रक कुष्ठ स्वर्चिका विडंग। तो हिंगु एक पार्ट, विडंग दो पार्ट, चित्र का बढ़ेगा वचा से डबल, ठीक है, 2 का डबल 4 हो जाएगा, कुष्ठ चित्रक से डबल, और स्वर्चिका कुष्ठ से डबल, और विडंग स्वर्चिका का डबल, इसलिए इसको कहते हैं हिंगु द्वितरादि चूर्ण, डबल 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 होते रहेंगे। 6 द्रव्य हैं इसके, बस याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बड़ा कॉमन है। उसके बाद देखो मूत्र कृच्छ, नेक्स्ट वन इज द मूत्र कृच्छ। मूत्रितस्य विवायातम, ठीक है, मूत्र का वेग धारण कर लिया, ठीक है, और धारण करके क्या करने लग गए, मैथुन क्रिया में रत हो गए, विवाह कर्म करने लग गए। क्या है, मूत्रितस्य विवायातम रेतो वात उद्धृत च्युतम। तो वो क्या करता है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में वायु क्या करती है, वायु जो होगी, ठीक है, जो शुक्र को बाहर निकालने वाली होगी, ठीक है, शुक्र तो बाहर आएगा ही आएगा। तो फिर क्या कह रहे हैं, पूर्व मूत्र से पश्चातवा, पहले मूत्र आता है वायु की दृष्टि होने के कारण, जब भी पेशेंट मूत्र त्याग करता है तो बाद में शुक्र भी निकलता है, ठीक है, पहले मूत्र का त्याग करता है, बाद में शुक्र का त्याग आता है, सर्वे कृच्छम तद्रम उच्यते, ठीक है, और इसी को ही मूत्र कृच्छ बोला जाता है। पहले मूत्र का त्याग करेगा और लास्ट में शुक्र भी गिरता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मूत्र कृच्छ। तो इसी कंडीशन को आचार्य सुश्रुत और आचार्य भागवत ने नाम दिया मूत्र शुक्र। इसी कंडीशन को आचार्य सुश्रुत और आचार्य भागवत नाम देते हैं मूत्र शुक्र। जो ये मूत्र कृच्छ है, इसी को आचार्य सुश्रुत और आचार्य भागवत ने नाम दिया मूत्र शुक्र, कि मूत्र त्याग करने के बाद में शुक्र का निकलना। तो लक्षण क्या होता है मूत्र शुक्र का, देखना नीचे, भस्म उदक प्रतिकाशम मूत्र शुक्र तदुच्यते, ठीक है, यूरिन का वर्णन क्या होगा, भस्म उदक प्रतिकाशम, जैसे पानी में भस्म मिला दी जाए वैसा लगता है, मूत्र में भी कोई भस्म मिली हुई है, ठीक है, भस्म उदक प्रतिकाशम, इंपॉर्टेंट है ये, भस्म उदक प्रतिकाशम बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, किसका लक्षण है मूत्र शुक्र का। नेक्स्ट वन इज द मूत्र उत्संग, ठीक है, उत्संग किसको बोलते हैं, उत्संग बोलते हैं कि कुछ बच जाना, वैसे उत्संग बोलते हैं उठा हुआ हो, यहाँ पे उत्संग बोला गया है कि कुछ मूत्र ऊपर की ओर ही रह गया है ना, जो कि यूरिन पास करने के बाद
ठीक है, हम चले गए, बाद में ड्रॉप करके निकल गया खुद से। ख व गुन्यात अनिल अक्षेपे, ख व गुन्य किसको बोलते हैं? खाली स्थान को। ख व गुन्यात अनिल अक्षेपे किंचित मूत्रम च तिष्ठति, कुछ खाली स्थान है यहाँ पर, वायु के कारण मूत्र वहां रुका हुआ है। ख व गुन्यात अनिल अक्षेपे किंचित मूत्रम च तिष्ठति मणिबंधो स्रवेत पश्चात, जो कि बाद में जाके, ठीक है, बाहर निकलता रहता है। मूत्रवायु स्रोतों में विकृत तथा वायु से मूत्र खींच जाने के कारण कुछ मूत्र मूत्र इंद्रिय के छिद्र में ही रुक जाता है अथवा मणि की संधि में रुक जाता है। रुका हुआ मूत्र कुछ देर बाद बिना वेदना के साथ अथवा अत्यधिक वेदना के साथ निकलता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मूत्र उत्संग। इतना सा याद रखना, इसमें ख पे गुन्याद अनिलक्षेपे किंचित मूत्रम च तिष्ठति, दिस इज फॉर मूत्र उत्संग। नेक्स्ट वन इज मूत्रक्षय। मूत्रक्षय मतलब जितनी मूत्र का प्रमाण है उससे कम प्रमाण में निकलना। वात विकृति भवेत वातान मूत्र शुष्यति संक्षय। वात दोष के कारण क्या हो रहा है? मूत्र का शोषण हो रहा है, जिसको मूत्रक्षय बोल रहे हैं। मूत्र का प्रमाण कितना है? 4 अंजलि है। उसके बाद मूत्र अतीत। मूत्र अतीत का क्या मतलब है? सम ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जब यूरिन का अर्ज होती है उस समय हम यूरिन पास नहीं करते, है ना। हम क्या सोचते हैं लेक्चर के बाद जाएंगे करने, तो जब मूत्र पास करने जाओ तो फिर मूत्र नहीं आता, 5-10 सेकंड वेट करने के बाद आता है। दिस कंडीशन को बोला मूत्र अतीत। चिरम धारे तो मूत्रम, ज्यादा देर तक मूत्र को रोक के रखने से तौर्या ना प्रवर्तते, यूरिन नहीं निकलता। ठीक है, मेहमान से मंदम, तो धीरे धीरे करके निकलता है, उसे कोई मूत्र अतीत बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज वात अष्ठीला। वात अष्ठीला आदमापन बस्ती गुदम, बस्ती और गुद प्रदेश में आदमान होता है। ठीक है, रुंधवा वायु, वायु क्या करता है? बस्ती और गुदा प्रदेश में आदमान उत्पन्न करती है। इतना सा लक्षण है। लास्ट से क्वेश्चन आया था, आदमापन बस्ती गुदम किसका लक्षण है? वात अष्ठीला का। कुर्यात तीव्र अति अष्ठीला मूत्र विन मार्ग रोधिनाम। वो कह रहे हैं कि वो वायु क्या कर रही है? कुर्यात तीव्र अर्थेष्ठिला, वो वायु बहुत पेन उत्पन्न कर रही है। कुर्यात तीव्र मतलब बहुत ज्यादा, अर्थी मतलब पेन, अष्ठीला के समान वहां पे अष्ठीला रोग उत्पन्न कर रही है और वहां पे बहुत ज्यादा वेदना उत्पन्न कर रही है। और वो वेदना अष्ठीला क्या कर रही है? जो अष्ठीला बन गई वहां पे, ठीक है, मूत्र मार्ग निरोधिना, मूत्र के मार्ग को रोकने का काम कर रही है वो। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, यहाँ पे वातशिला में तीव्र वेदना क्यों होगा? बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ठीक है, पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि बस्ती एक सद्य प्राण हर मरम है, संख्या में एक ही है। ठीक है, सद्य प्राण हर मरम है, संख्या पे एक ही है, इसलिए वहां पे दर्द होता है। नेक्स्ट देखो, बात बस्ती। मूत्रम धारे तो बस्तो वायु क्रुद्धो विधारणात्, मूत्र का वेग धारने करने पर जिन व्यक्तियों का पड़ जाता है तो क्या कहते हैं? मूत्र धारे तो बस्तुर वायु क्रुद्धो विधारणात्, मूत्र का वेग धारण करने पर बस्ती में वायु प्रकुपित हो रही है। तो वायु क्या कर रही है? मूत्र अवरोध अर्थी कंडु अभिवात बस्ती से उच्चते। ठीक है, मूत्र में रुकावट उत्पन्न कर रही है। ठीक है, अर्थी वेदना उत्पन्न कर रही है और कंड उत्पन्न कर रही है, इसको हम बात वर्ती बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज उष्णवात। उष्णवात ऊष्मा स उष्कम मूत्रम शोषण रक्तपीतकम। वो कह रही है उष्णवात में क्या है? ऊष्मा स ऊष्मकम, 2 बार ऊष्मा है यहाँ पर। ठीक है, ऊष्मा ऊष्म के साथ मिलकर, मतलब कि वायु पित्त के साथ मिलकर क्या कर रही है? मूत्र शोषण, मूत्र का शोषण कर रही है। मतलब वात और पित्त दोष दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? मूत्र को सुखा रहे हैं। और मूत्र का वर्ण कैसा हो रहा है? रक्त पीतकम, इधर रक्त वर्ण का या पीले रंग का मूत्र हो रहा है। उष्णवात, इसी कंडीशन को उष्णवात बोला जाता है। लक्षण क्या है इसमें? अर्थी दाहवान, अर्थी पेन होता है बहुत, और कंडू के साथ, सॉरी, पेन होता है और बर्निंग सेंसेशन होता है उष्णवात में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द बात कुंडलिका। कुंडलिका किसको बोलते हैं? कि कुंडल बनकर,
है ना, कुंडल बन के बैठी हुई है वायु। तो इसमें होता क्या है, गति संग उदावृतम, मतलब कि मूत्र की गति में संग होने से, रुकावट होने पर, क्या मूत्र स्थान में रुकावट उत्पन्न होने से क्या हो रहा है, मूत्र से विघ्नो वायु भगन व्याबिद कुंडली, वायु भगन के समान। जिस प्रकार फ्रैक्चर में वेदना होता है इस प्रकार वेदना होता है, व्याबिद चोट लग जाने पर ऐसा वेदना होता है, ऐसा वेदना हो रहा है। ठीक है, कुंडली, कुंडली के समान वायु ने क्या कर रखा है, मूत्र को रोक देता है। किसमें, वात कुंडलिका में, वायु प्रकुपित होने के कारण। ठीक है, गति संगात आवृतम, वायु मूत्र की गति में रुकावट आने के कारण उदावर्त वायु ने उसको रोक दिया। किसको, मूत्र मार्ग को, मूत्र मार्ग को रोक, उसमें वहां पे क्या कर रहा है, मूत्र से विघ्नो वायु भगने व्यापित कुंडली, भगन के समान व्यापित चोट लगती है जैसे उस प्रकार, और कुंडली बनकर वेदना उत्पन्न कर रहा है। मूत्रम विनिहंति स्तंभ अंग गौरव चेष्टम तीव्र रुक मूत्र विटसंग, एक्सेसिव पेन होता है और मूत्र और मल का रुकावट उत्पन्न होता है। सिंगल सा याद रखना है। गति संग उदावृतम किसका निदान है, वात कुंडलिका, बगन व्यापित कुंडली के समान वेदना वात कुंडलिका में, तीव्र मूत्र विट्ट संग लक्षण मिलेगा किसमें, वात कुंडलिका में। नेक्स्ट वन इज रक्त ग्रंथि। रक्त ग्रंथि में दोष रहता है वात और कफ, दूषय रहेगा कफ रक्त, वात कफ दोष रक्त की दुष्टि कर रहे हैं, दोष रहेगा वात और कफ, दूषय रहेगा रक्त। रक्तम वात कफात दुष्टम, मतलब वात और कफ रक्त को दुष्ट कर रहे हैं। बस्ती द्वारे स दारुणम, बस्ती प्रदेश में दारुण ग्रंथि उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, बस्ती द्वारे दारुणम ग्रंथि कुर्यात, बस्ती द्वार में दारुण ग्रंथि उत्पन्न कर रहे हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है, कृच्छेन सृजेत मूत्र तदावृतम, मूत्र में कृच्छता उत्पन्न हो रही है। ठीक है, मूत्र के द्वार में ग्रंथि उत्पन्न हो गई तो डेफिनेटली मूत्र अपने नॉर्मल स्पीड से नहीं आ पाएगा। ठीक है, अश्मरी समशूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अश्मरी के समान वेदना किसमें मिलती है, रक्त ग्रंथि में, अश्मरी समशूल मिलता है इसमें। नेक्स्ट वन इज बिड विघात, बिड किसको बोलते हैं, फीकल मैटर को, है ना, मल को, मल में रुकावट उत्पन्न होना। देखो, रूक्ष दुर्बल और वातेन आवृतम शक्रितया, वो कह रहे हैं रूक्ष और दुर्बल व्यक्तियों में वायु क्या करती है, वायु शक्रित आदि, शक्रित आदि से मतलब यहाँ पे मल और मूत्र दोनों से है, शक्रित आदि से यहाँ पे मतलब मल और मूत्र दोनों से है। रूक्षर दुर्बल्यो वातेन आवृतम शक्र आदि, कह रहे रूक्ष शरीर वाले पुरुषों में, दुर्बल व्यक्तियों में वायु क्या करती है, मल और मूत्र वह स्रोत में जाती है, शक्रित आदि। वो क्या करेगी वहां पर, मूत्र स्रोत प्रपद्यत विट्ट संश्लिष्टम तदा नर, तो वहां पे एक तो वो क्या करेगी वायु, वो वायु एक तो मल को बड़ी कठिनता से बाहर निकालेगा, मूत्र स्रोत प्रपद्य विट्ट संश्लिष्टम तथा नर, और जो पेशेंट को फीकल मैटर आएगा, मल आएगा, विट्ट गंध मूत्रेत, उसके मूत्र से विट्ट के समान गंध आती है। ठीक है, दिस कंडीशन इज विड विघात। नेक्स्ट देखो, बस्ती कुंडल, पहले हमने क्या पढ़ा था, वात कुंडली का, ये आ गया हमारे बस्ती कुंडल। ठीक है, बस्ती कुंडल, इसका निदान देखो, द्रुत, इंपॉर्टेंट है ये, द्रुत अद्व लंघन आयास अभिघात आदि प्रपिंडात, बहुत तेज चलने से, बहुत ज्यादा चलने से, भूखे रहने से, एक्सेसिव वर्कआउट करने से, आयास, अभिघात चोट लग जाने से, प्रपीड़नाथ, क्या हो रहा है इससे, इस सब कंडीशन से सस्थानाद बस्ती उद्वृतम, अपने स्थान से बस्ती डिसलोकेट हो रही है, सस्थानात अपने स्थान से, स्वस्थानात बस्ती उद्वृतम, बस्ती क्या हो रही है, डिसलोकेट हो रही है। स्थूल तिष्ठति गर्भवत, और बस्ती डिसलोकेट होकर कैसे दिख रही है, मतलब अलग सी ही दिख रही है, एब्डोमेन में स्थूल मोटी सी दिख रही है, कैसे, जैसे गर्भ होता है। ठीक है, स्थूल तिष्ठति गर्भवत, ये सब जितने भी बॉक्स में डाले हुए हैं ऐसे ऐसे लक्षण पूछता एग्जामिनर। स्थूल तिष्ठति गर्भवत लक्षण क्या होता है इसमें, बिंदुर बिंदुर स्रवेति, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन बाहर निकलता रहता है। शूल स्तंभन दाह अर्थो, शूल होगा, स्पंदन होगा, दाह होगा, अर्थ होगा, बिंदु बिंदु स्रवती, मूत्र बिंदु बिंदु निकलता रहता है। बस्ती कुंडल आस्तु घोर शस्त्र विष उपम, ये बस्ती कुंडल है, इस व्याधि को कहा गया घोर शस्त्र विष उपम, इतनी खतरनाक व्याधि है, शस्त्र के समान, विष के समान खतरनाक है। नेक्स्ट देखो,
पवनम प्रबलम प्रवायु दुर्निवार बुद्धिवी। ठीक है, इस व्याधि को क्या बोला? दुर्निवार। दुर्निवार मतलब आसानी से ठीक नहीं होने वाली है, कृत साध्य बोल रहे हैं, बुद्धिमान लोग इसको बोल रहे हैं। वायु के कारण उत्पन्न हो रहा है। पवनम प्रबलम प्राय, इसमें मतलब प्राय मतलब कि स्पेसिफिकली वात की प्रधानता रहती है। दुर्निवार रोग बोल रहे हैं इसको। तस्मिन पित्तान वितोदाह शूल मूत्र विवरंता, लेकिन वात के साथ यदि पित्त भी मिला हुआ हो तो मूत्र दाह के साथ शूल के साथ उत्पन्न होगा। ठीक है, दाह होगा, बर्निंग सेंसेशन मिलेगा। श्लेष्मणाम, जब इस वायु के साथ कफ मिल जाए तो मूत्र कैसा होगा? तो बस्ती प्रदेश में गौरवता लगेगी, भारीपन लगेगा, शोफ होगा, स्निग्ध मूत्र गण सितम। नेक्स्ट देखो, श्लेष्म रुद्ध अनिलो बस्ती पित्त उदीर्णा सिद्ध्यति। यहाँ वो कह रहे हैं श्लेष्म रुद्ध अनिलो बस्ती, मतलब कि इसमें श्लेष्म रुद्ध, श्लेष मतलब रुद्ध मतलब अवरोध हो जाना, यदि कफ के कारण, ठीक है, श्लेष्म रुद्ध आविलो बस्ती, यदि कफ के कारण बस्ती का अवरोध हो जाए, ठीक है, मतलब मूत्र मार्ग में कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बस्ती कुंडल में, श्लेष मृद आविल बस्ती पित्त उदीर्ण, और पित्त भी साथ में मिला हुआ हो, ना सिद्ध्यति, तो ये असाध्य रहता है। देखो कह रहे हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे, यदि बस्ती का द्वार कफ से आवृत हो तो असाध्य होता है। ठीक है, और यदि इसमें पित्त की प्रधानता भी हो तो भी ये असाध्य ही रहेगा। ठीक है, श्लेष मृद आविलो बस्ती, यदि बस्ती में कफ की प्रधानता है तो असाध्य, पित्त की प्रधानता भी है तो भी ये असाध्य ही रहेगा। लास्ट में क्या कह रहे हैं जा रहे हमारे को, अविभ्रांत आविल साध्य ना तूय बस्ती कुंडल स्याद बस्तो बस्ती कुंडली वेद हृद मोह श्वास एवच। यदि बस्ती कुंडली में बार बार पेशेंट को मोह होता हो, ठीक है, श्वास होता हो, सांस जा रहा हो, तो भी ये असाध्य ही मानते हैं। ठीक है, मोटी मोटी बात, ये बस्ती कुंडल असाध्य व्याधि है। ठीक है, यदि इसमें खाली बात की प्रधानता है, पवनम प्रबलम, इसको दुर्निवार बोला गया, मतलब कि इजीली ठीक नहीं होता है। लेकिन पित्त और कफ हो तो असाध्य बोला इसको। नेक्स्ट देखो, फिर भी चिकित्सा बता रहे हैं बस्ती कुंडल की क्या करेंगे। ठीक है, अब चिकित्सा क्यों बता रहे हैं, मतलब कि पेशेंट को प्रत्याख्या क्या क्या चिकित्सा करनी है उसको पहले ही समझा देना है, तुम्हें ऐसी व्याधि हो रखी है, फिर उसके ट्रीटमेंट करना है। क्या कह रहे हैं इसमें, चिकित्सा क्या करेंगे हम, मूत्र कृष हरे, जैसे जितनी भी मूत्र कृष नाशक औषधियां हैं उन सबका प्रयोग करेंगे। बस्ती कुंडल कंडीशन में जितने भी मूत्र कृष नाशक औषधियां हैं उन सबका प्रयोग करना है। बस्तिर उत्तर बस्ती च सर्वेशम एव दापेत, और उत्तर बस्ती का प्रयोग करना है। अब उनका उत्तर बस्ती का प्रयोग करना है। अब जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे पुनर्वसु आचार्य के बाद, अग्निवेश वेद जतुकरण पराशर हारी शारमणि, सभी स्टूडेंट्स के लिए उत्तर बस्ती एक नया वर्ड था, है ना। अभी तक वो निरूप बस्ती निवासन बस्ती पढ़ते आए थे, उनको पता नहीं उत्तर बस्ती क्या है, तो अब वो उत्तर बस्ती के बारे में बताने लग गए। तो पहले मेरे को फोर्थ ईयर में क्या लगता था, थर्ड ईयर में, कि अच्छा वाला बस्ती का वर्णन आ रहा था, उत्तर बस्ती पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया। तो इसलिए अब साथ ही वो उत्तर बस्ती के बारे में बताने लग गए। क्यों? क्योंकि उत्तर बस्ती वर्ड का ये आया अब। तो यहीं पे उन्होंने सोचा उत्तर बस्ती के बारे में भी अपने बच्चों को मैं बता देता हूँ कि उत्तर बस्ती क्या है। तो देखना उत्तर बस्ती क्या है, पुष्प नेत्रम तू हेमम। पुष्प नेत्र क्या है, जिसको हमने मूत्र मार्ग में इंसर्ट करना है। पुष्प नेत्रम तू हेमम आइदर गोल्ड का बना के रखना है। ठीक है, स्यात श्लक्षण उत्तर बस्तिकम, और श्लक्षण सॉफ्ट होना चाहिए बड़ा। नेक्स्ट देखो, जाति अश्वहन वृंतेन सम, उसका वृंत जाति या अश्वहन के वृंत के समान होना चाहिए। ठीक है, जाति कहते हैं चमेली के पुष्प को, और अश्वगन कहते हैं कनेर को, करवीर को। गो पुच्छ संसिदम, गाय की पूंछ के समान होना चाहिए। रोप्य व आइदर सिल्वर का भी बना सकते हैं, गोल्ड या सिल्वर। सरछप छिद्र द्विकर्ण द्वाशत अंगुलम, उसका छिद्र कितना होना चाहिए, उत्तर बस्ती के नेत्र का छिद्र सरछप के छिद्र के इतना होना चाहिए। आपने देखा होगा सरछप का छिद्र, सरसों का दाना कितना छोटा होता है, उतना ही छिद्र होना चाहिए। 12 अंगुल का होना चाहिए उत्तर बस्ती का नेत्र। ठीक है, और द्विकर्ण, उसमें 2 कर्णिकाएं होनी चाहिए। ठीक है, कर्णिका का मतलब 2 जगह पे निशान लगे होने चाहिए। ठीक है, 2 कर्णिका युक्त होना चाहिए, द्वादश अंगुल का होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं, इसी के साथ कुछ चीजें लिखो, ऊपर लिखी है, लिखना ऐसी कोई। आचार्य सुश्रुत उत्तर बस्ती के लिए
प्रमाण बता रहे हैं 14 अंगुल का, पुरुषों में 14 अंगुल। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने कहा बस्ती नेत्र 14 अंगुल का होना चाहिए। आचार्य वाग्भट और आचार्य चरक ने 12-12 अंगुल ही बोला है। आचार्य वाग्भट और आचार्य चरक ने 12 अंगुल ही बोला है। ठीक है, लेकिन नेत्र इंसर्ट कितना करना वो सभी ने बराबर बोला, वो भी देखेंगे आगे। ठीक है, नेत्र की लेंथ में डिफरेंस है आचार्य सुश्रुत का, चरक और वाग्भट का। आचार्य चरक और वाग्भट ने सेम बोला 12 अंगुल, आचार्य सुश्रुत ने 14 अंगुल बोला, लेकिन नेत्र कितना इंसर्ट करना वो बराबर ही बोला है, वो भी आगे आएगा। और लड़कियों के लिए उत्तर बस्ती का नेत्र 10 अंगुल का होना चाहिए। इसमें कोई विचार है किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, किसी ने भी अपना मत नहीं दिया, जैसा आचार्य चरक ने बोला, पुनर्वसु ने बोला, सभी ने उसी को माना। ठीक है, स्त्रियों के लिए पुष्प नेत्र 10 अंगुल लंबा ही होना चाहिए, और इसमें सभी ने 10 अंगुल ही बोला, किसी ने भी अपनी छुरी इसके बारे में नहीं दी। हाँ जी, कुछ कह रहे हो? सर हाँ जी सर, आज के लिए इतना ही रखें, कॉलेज के लिए भी लेट हो जाएंगे, आज जल्दी जाना है थोड़ा। बस ये मैं टॉपिक कंप्लीट कर लेना दो मेरे को, बस ये श्लोक। ठीक है, हाँ, वो क्या कह रहे हैं इसमें कि बस्ती के लिए ठीक है, उत्तर बस्ती के लिए मैंने क्या कर रहा था, आइदर गोल्ड का होना चाहिए, सिल्वर का होना चाहिए। जाति अश्वहन वृंतेन सम गोपुष संस्थितम, इसका नेत्र कैसा होना चाहिए, आइदर जाति पुष्प के वृंत के समान या फिर अश्वहन पुष्प के वृंत के समान होना चाहिए, गोपुष के आकार का होना चाहिए, छिद्र इसका सरसप के दाने के जितना होना चाहिए, इसमें 2 कर्णिकाएं होनी चाहिए और 12 अंगुल लंबा होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं इसमें कि तेनाज बस्ती युक्तेन स्नेह अर्धपलम नयेत, कि इसमें स्नेह कितना होना चाहिए, उत्तर बस्ती में आधापल, स्नेह की मात्रा कितनी बता रहे हैं, अर्धपल। ठीक है, आप देखो इसको पूरा वर्ड क्या कह रहे हैं, तेन अज बस्ती युक्तेन स्नेह अर्धपलम, मतलब कि अपनी युक्ति के अनुसार स्नेह का प्रयोग करना है। ठीक है, स्नेह, फिर वो कह रहे हैं अर्धपल तक यूज कर सकते हैं, अपनी युक्ति के अनुसार स्नेह का प्रयोग करना है, कितना, अर्धपल तक। तो इसी के साथ लिखना, आचार्य चरक ने कहा स्नेह की प्रमाण अर्धपल होनी चाहिए उत्तर बस्ती में, बाकी चारों ने बोली सुश्रुत भाग प्रकाश शारंगधर ने 1 पल होनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत भाग प्रकाश शारंगधर ने 1 पल बोली, आचार्य चरक ने बोला है कि युक्ति के अनुसार प्रयोग करना है, आधे पल से लेकर, आधे पल से लेकर कितने भी ले सकते हो, क्योंकि उन्होंने कहा युक्तेन, अपनी युक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, बाकी ने ऐसा शब्द कुछ नहीं बोला, बाकी ने स्पेसिफिक बोला है कि 1-1 पल होनी चाहिए। यथा वय विशेषण स्नेह मात्रा विकल्प है ना, कि एज पर द एज, एज पर द युक्ति, ठीक है, स्नेह मात्रा को चेंज कर सकते हैं। तो पुरुषों में उत्तर बस्ती का छिद्र कितना बोला उन्होंने, सरसप के दाना के जितना, और स्त्रियों में, फीमेल्स में उत्तर बस्ती का छिद्र बोला है मुद्र का छिद्र, जितना मूंग की दाल का छिद्र होता है उतना होना चाहिए। ठीक है सर, हाँ जी, सर आपने शायद बुक में आधा पल लिखा हुआ है। हाँ, तो चरक ने आधा पल बोला ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, तेन बस्ती युक्तेन स्नेह अर्धपलम नेत। अच्छा, ओके ओके सर। ठीक है, एज पर आचार्य चरक आधा पल। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं यथा वयो विशेषण, और ये